Hello student, once again welcome to my YouTube channel Navodaya Academy. We are Navodaya Kalam se Kranti. In today's video, we are going to discuss about 20 MCQ type questions of science which was appeared in the previous year examination of CBSE board. So let us proceed. क्वेश्चन नंबर 1 जो है और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों के दोनों ही क्वेश्चन हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोल रहा है कि एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। वी नो दैट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आर ब्लू इन कलर। और जो मेरा आयरन नेल है उसको उसके अंदर डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सो अगर जो मेरा आयरन है वह कॉपर के तुलना में मोर रिएक्टिव होगा, सो इट इज़ इजली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। इसको याद करने का तरीका क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, चा CHAA। ऊपर और नीचे वाले में आपको U बढ़ाना है और बीच वाले में G बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप देखिए जो मेरा Fe है, Fe यहाँ पे आ रहा है और कॉपर यहाँ पे आ रहा है। सो यहाँ से क्लियर हो गया कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने आयरन नेल को यहाँ पे सॉल्यूशन में डाला है तो सॉल्यूशन का कलर क्या था, ब्लू था। फिर वो सॉल्यूशन का कलर फेड हो गया और देखिए जो आयरन नेल है उसके ऊपर ब्राउन कलर का कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउन डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आधारित है। इसमें पूछ रहा है कि किसमें न्यू प्रोडक्ट बनेगा, तो जो रिएक्शन पॉसिबल होगा उसमें न्यू प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर ये जो मेरा मेटल है एल्युमिनियम, ये कैल्शियम की तुलना में मोर रिएक्टिव हुआ तो वो एल्युमिनियम क्या कर सकता है, कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है। दैट मीन्स एल्युमिनियम को कैल्शियम के ऊपर आना पड़ेगा। आइए रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, एल्युमिनियम यहाँ पे है और कैल्शियम यहाँ पे है, तो हमारा यहाँ पे एल्युमिनियम के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे कैल्शियम ऊपर है। तो हमारा ये जो रिएक्शन ए है ये पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए तो आपका इधर कैल्शियम को ऊपर होना चाहिए, तो कैल्शियम यहाँ पे ऊपर ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट में से आता है और कॉपर नीचे आ रहा है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा जो बी है ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो बी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी और डी में। तो इन्हीं दोनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Fe है और Cu है, तो Cu Fe को डिस्प्लेस नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यही वाला रिएक्शन था, वहाँ पे CuSO4 और Fe था, यहाँ FeSO4 Cu है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक आंसर हमारा क्या हो गया, बी एंड डी हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो मैग्नीशियम देखिए जिंक के ऊपर आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा क्या, बर्निंग ऑफ कोल है। तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को हम बर्न करें, बर्निंग इज ऑलवेज कंबसन रिएक्शन एंड कंबसन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आप इस बात को समझते भी होंगे कि जो कोयला को जलाते हैं तो उसमें से हीट निकलता है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट बर्निंग ऑफ कोल इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब ऑप्शन नंबर बी को देखिए और ऑप्शन नंबर डी को देखिए, दोनों में डिकम्पोजिशन वर्ड आ रहा है। सो आई कैन एश्योर यू दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑलवेज endothermic reaction whether it is thermal decomposition, photolysis or electrolysis, isn't it? But डिकम्पोजिशन ऑप्शन नंबर बी में भी अपीयर हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में अपीयर हो रहा है, तो एक ही आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन वाला केस है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल जो होता है
वेजिटेबल मैटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। बाकी जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे इन जनरल वे क्या होते हैं आपके इंडोथर्मिक होते हैं। तो बी तो गलत हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, तो डी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी में रिस्पिरेशन बोल रहा है, तो रिस्पिरेशन क्या होता है आपका, वो तो एक्सोथर्मिक होता है, उससे आप वाकिफ़ हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सीबीएसई बोर्ड का ये आदत है, वे क्वेश्चन को सीधे नहीं पूछते हैं, वे क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछ रहा है कि ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ HCl एज वेल एज KOH। तो हमसे मिला जुला के वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पूछ रहे हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, उस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएँ तो क्लास 10th के एनसीईआरटी में 2 ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बात हुई है। पहला क्या है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा क्या है जिंक ऑक्साइड। तो ऑप्शन में आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रहा है कि जो टमरिंड है, जो इमली है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। वी नो दैट टमरिंड आर सावर इन टेस्ट, सावर सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। इसको याद करने का आपको ट्रिक भी बताया गया है। वो ट्रिक है ABR। A स्टैंड फॉर एसिड, B स्टैंड फॉर ब्लू, R स्टैंड फॉर रेड। एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ये ट्रिक है ABR, इसको आप याद कर सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो कौन सा एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमरिंड में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। तो ये एनसीईआरटी का ये वाला जो टेबल है, मैं इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अन्य चीज़ों में जैसे लेमन में, एंट स्टिंग में कौन कौन सी एसिड पाई जाती है उसको आप मेमोराइज कर लीजिए। हो सकता है कि इस ईयर के पेपर में आपसे पूछ देगा एंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो एंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जा रहा है आपका, मिथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड का जनरल नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होमोलॉगस सीरीज पे आधारित है। तो आप होमोलॉगस सीरीज़ को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो ये होमोलॉगस सीरीज है इस पे क्वेश्चन 3 नंबर का भी पूछता है कि व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, राइट एनी 3 or 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इट। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो हमारे आते हैं कंपाउंड, उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है, उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से क्या हो जाता है, उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो डिफर करता है। और एक होमोलॉगस सीरीज के 2 कंसेक्यूटिव मेंबर को देखा जाए तो उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में यही बोल रहा है कि CH2 से डिफर करते हैं, तो ए करेक्ट है। और यदि आप CH2 का मास नंबर निकालिए तो कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 2, तो H2 है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, या 2 हाइड्रोजन इसलिए 2 हो गया। तो आपका ओवरऑल CH2 का मास हो गया 14 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए वो बोल रहा है कि 16 यूनिट का डिफरेंस होता है, गलत हो गया, ए करेक्ट है आपका। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें बोल रहा है कि जो C2H2 है ये आपका क्या है, इथाइन है, और अगला क्या है C3H4, ये आपका क्या है, प्रोपाइन है। ये सक्सेसिव मेंबर्स नहीं है एल्काइन सीरीज के, तो ये गलत बात है। अब देखिए C2H2 में जब आप CH2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 इधर कार्बन है, 1 कार्बन और जुड़ जाएगा तो C3 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन उधर से 2 हाइड्रोजन इधर से तो C4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हैं, सक्सेसिव मेंबर हैं, ये बोल रहा नहीं है, तो डी भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, अभी मैं आपको जस्ट बताया हूँ कि जो हमारे होमोलॉगस सीरीज होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, और ये मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ए और बी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन पर आधारित है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं।
ठीक है। तो हमसे इस पे पूछ रहा है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के अंतर्गत जाता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। सब्सटेंस विच आर अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस विच आर गोइंग अंडर रिडक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। लॉस ऑफ, हम ऑक्सीजन के बेसिस पे समझ में रहे हैं, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो मेरा देखिए जो हाइड्रोजन सल्फाइड है और जो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड इज अंडर गोइंग रिडक्शन, ठीक है। और देखिए जो H2S है ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन सल्फाइड इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन। अभी मैं आपको बताया हूँ जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो H2S ऑक्सीडेशन में जा रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और ये रिडक्शन में जा रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि किस प्लांट की लीफ है, तो ये हमारी क्या होती है, ब्रायोफाइलम की लीफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सी ग्लैंड पेयर में अपीयर नहीं होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये पेयर में अपीयर नहीं होती है। ओवरी की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और ये हमेशा पेयर में अपीयर होता है। जो टेस्टिस है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये भी पेयर में अपीयर होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये हमारा किडनी के ऊपर पाया जाता है और ये भी पेयर में अपीयर होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड। आइए इसको हम एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देख लें। एनसीईआरटी के डायग्राम में आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड है ये देखिए हमारे किडनी के ऊपर पाया जा रहा है, और नीचे देखिए यहाँ पे टेस्टिस है, पेयर में अपीयर हो रहा है, और यहाँ पे आप देख लीजिए ओवरी जो है वो क्या है, वो भी पेयर में, दो ठो है, एक यहाँ है एक यहाँ है, और यहाँ पे देखिए आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या है, एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में व्हेन अ पर्सन ब्रीद इन का मतलब क्या हुआ, इनहेलेशन की बात कर रहा है। तो इनहेलेशन के दौरान रिब जो पसली होती है, रिब केज और डायफ्राम, इनका मूवमेंट कैसे होता है। तो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम एक मस्कुलर लिनिंग है, मांसपेशी की बनी हुई संरचना होती है जो आपके एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, और जो चेस्ट कैविटी है उसको अलग करता है, ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो आप सांस अंदर लेकर देख भी सकते हैं कि जो आपका रिब केज है, ये जो पसली है ये ऊपर की ओर उठती है, दैट मीन्स लिफ्ट अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं लिफ्टेड रिब्स, तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में दिया हुआ है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। और जो मेरा डायफ्राम होता है वो फ्लैटेंड होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप कमेंट करें, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को भी हम उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।